नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में। आपके साथ मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। मध्य प्रदेश में वक्फ संशोधन कानून लागू किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी का एक बड़ा बयान सामने आया है। दानिश आजाद ने कहा है कि आने वाले समय में यूपी के साथ साथ पूरे देश में नियम कानून और बायलाज के हिसाब से वक्फ संशोधन कानून लागू होगा। दानिश आजाद अंसारी ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई, जिसके पीछे का जो मकसद है वो ये था कि वक्फ की संपत्तियों का बेहतर रख रखाव हो, यानी जो पारदर्शिता है वो बनी रहे। अब दानिश आजाद ने नए बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम और 2 मुस्लिम महिलाओं के भी शामिल होने की बात कही है। इस बयान के बाद से ही यूपी में घमासान मच गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरे मुद्दे को लेकर घमासान क्यों मच रहा है, अगर 2 गैर मुस्लिम और 2 मुस्लिम महिलाओं के बोर्ड में शामिल किए जाने की बात हो रही है। आज चर्चा में इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर बात करेंगे, लेकिन जरा सबसे पहले दानिश आजाद अंसारी ने क्या कुछ कहा, जरा आपको वो सुनवा देते हैं। केंद्र की मोदी सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम लेके आई, जिसके पीछे का मकसद ये था कि वक्फ की संपत्तियों पे तो उसका बेहतर रखरखाव हो और उसका बेहतर मैनेजमेंट हो। इसके लिए कई सारे सकारात्मक संशोधन भी किए गए वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 के माध्यम से, जिसके तहत नए जो वक्फ की जो टीम बनेगी, जो वक्फ बोर्ड का गठन होगा, उसमें पिछड़े पासमानदा जो मुसलमान है उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, जो महिलाएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे जो तमाम और भी मुस्लिम समाज के अलग अलग वर्ग है उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे 2 ऐसे सदस्य का भी नॉमिनेशन उसमें होना है जो नॉन मुस्लिम है। अगले समय में जब उत्तर प्रदेश में भी ऐसे गठन की प्रक्रिया चलेगी तो वक्फ संशोधन अधिनियम के अनुसार जो भी फॉर्मेशन की प्रक्रिया होगी, नियम कायदे कानून होंगे, बायलाज होंगे, उस अनुसार यूपी में भी ऐसा गठन किया जाएगा। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, जरा सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हाजी हसन जी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, और साथ ही साथ संत विष्णु दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। कुछ ही देर में हमारे कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा को शुरू करें उसके पहले शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी आपको सुनवा देते हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड की बात की और उसमें खुर्द-बुर्द की बात कही है, खरीदो फरोख्त की बात कही है, मैं उससे 100% इत्तफाक रखता हूँ। इसलिए कि चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो या शिया वक्फ बोर्ड हो, इन दोनों बोर्डों के जो जिम्मेदारान थे, इन लोगों ने खूब अपने कार्यकाल में जमीनों की लूट की है। हमारे साथ हाजी हसन जी हैं। हसन जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही लूंगी कि ये जिस बयान की चर्चा हो रही है, दानिश आजाद ने जो बयान दिया, इस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, दानिश आजाद साहब जो हैं बहुत दिन से चर्चा में थे नहीं, लग ही नहीं रहा था कि क्या है वो, कहाँ पे हैं। हज का प्रभार इनके पास था, जहाँ पे 7,000 रुपए की एक घड़ी गिफ्ट की गई थी हाजियों को, जिसकी कास्ट 7,000 रुपए बताई गई थी, लेकिन वो मार्केट में हर जगह 700 रुपए में अवेलेबल थी। तो उसके बाद से लापता थे, आवाम में कोई वो नहीं था। ये कह क्या रहे हैं? देखिए, ये कह रहे हैं कि ऐसा इनकी राय है। अधिनियम बिल में जो था, जब वो लाया गया तो उसका इस बात का हुआ, कितने बोर्ड हैं, मदरसा बोर्ड है, अली अहमद फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी है, उर्दू एकेडमी है। दानिश साहब को ये सब नहीं दिखता। अल्पसंख्यक उसके ये पसमानदा समाज एक अल्फाज उनके पास है, और दूसरी चीज अल्पसंख्यक बोर्ड के अधीन जो भी संस्थाएं आती है वो नहीं दिखती। औकाफ में इनको चाहिए कि महिलाएं कब नहीं थी वक्फ बोर्ड का हिस्सा? आज भी मुतवल्ली हैं, जो सैकड़ों हैं जो महिलाएं हैं, बोर्ड का भी, इस बोर्ड में भी कार्यरत हैं। लेकिन इनका ये कहना कि नॉन मुस्लिम, भाई हो सकता है इनकी कुछ पर्सनल वो हो,
तो उसके लिए नहीं। आपने कभी देखा है कि किसी भी धार्मिक बोर्ड के अंदर किसी भी, हमारे यहाँ सर्वधर्म समभाव है, लेकिन जो है अभी आप देख रही हैं कि अयोध्या का ही मसला है कि वहां चंदा चोरी पे एक घमासान छिड़ा हुआ है, सारे देश की भावनाएं आहत है। तो क्या कोई मंत्री या कोई ये कह सकता है कि नहीं भाई इसमें अदर लोग भी आने चाहिए? अरे भाई कमी हुई है तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। अगर कोई कमी है और आप अल्पसंख्यक उसके प्रभार आपके पास है तो आप उसको दुरुस्त कीजिए। आप ये कहने वाले कौन होते हैं कि नहीं भाई दूसरे को लाइए, तीसरे को लाइए, चौथे को लाइए। यहाँ पर एक सवाल मेरा भी है कि आपने मंदिर की बात की, ये मस्जिद का बोर्ड थोड़ी है, वक्फ बोर्ड का जो वो है बोर्ड है वो है वक्फ संपत्ति का, और ये किसी धर्म से तो जुड़ा नहीं हुआ है। इसे आप धर्म वाला एंगल आखिर क्यों दे रहे हैं? किसी मस्जिद के बोर्ड में तो गैर मुस्लिम को शामिल नहीं किया जा रहा है ना। नहीं, यहाँ पे ना किसी मंदिर में गैर जो हिंदू है उसे शामिल किया जा रहा है। यहाँ तो बात वक्फ बोर्ड की हो रही है ना, जो जमीन के लेन देन से जुड़ा हुआ है, तो इसको आप मंदिर से कैसे जोड़ रहे हैं? नहीं, यहाँ पे जमीनों का जो वक्फ होती है संपत्ति, वो वक्फ का मतलब ये कि अल्लाह और उसके रसूल को और उनको नाम पे या इमाम हुसैन के नाम पे, शिया वक्फ बोर्ड में जितनी भी संपत्तियां हैं वो इमाम हुसैन के नाम पे है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे है, और उनका काम उन संपत्तियों से फलाह व बहबूद, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, जिस किसी की भी फलाह व बहबूद हो उसके लिए करना है। तो बिल्कुल 100% वक्फ बोर्ड तो धार्मिक ही है भाई। रसूल अल्लाह की संपत्ति क्या धार्मिक नहीं हुई? सरकार की संपत्ति थोड़ी है। एक आम आदमी अपनी चल अचल संपत्ति को वक्फ करता है। वक्फ का एक सीगा होता है, जिस तरह से निकाह में एक सीगा होता है, तलाक में एक सीगा होता है, वक्फ का भी एक सीगा होता है। वो पढ़ता है कि हमने आज से ये संपत्ति उसको दे दी, उसके दस्तावेज होते हैं। तो ये बिल्कुल 100% धार्मिक ही है। ये जो कहता है वो हाँ वक्फ बोर्ड का गठन जो भारत सरकार ने किया, ये कोई प्राइवेट संस्था नहीं है। वक्फ बोर्ड का गठन भारत सरकार ने किया। हसन जी, बात तो यही हो रही है ना, भ्रष्टाचार की जो शिकायतें हैं वो वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए ही लोग दे रहे थे। मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से शिकायतें आ रही थी, जिस वजह से वक्फ बोर्ड को बनाया गया था। आखिर वो वजह तो कहीं से दिखाई नहीं दे रही थी ना। वक्फ बोर्ड काम तो कुछ और ही कर रहा था, और यही वजह है कि एक बार फिर से जो संशोधन है वो इसमें किया जा रहा है, फिर से जो पुनर्गठन है वो किया जा रहा है, और अब गैर जो मुस्लिम सदस्य हैं उनको रखने की बात हो रही है। 2 मुस्लिम महिलाओं को अनिवार्य तौर पर रखना होगा। आपने कहा मुस्लिम महिलाएं हैं, लेकिन कितनी है जरा उंगलियों में गिनकर बताया जा सकता है। लेकिन अब अनिवार्य तौर पर 2 मुस्लिम जो महिलाएं हैं वो सदस्य के तौर पर होंगी। और साथ ही साथ मैं फिर से कह रही हूं कि ये कोई धार्मिक मामला नहीं है सर, ये तो जमीन के लेन देन का मामला है ना। भारतीय संविधान से भी ये, भारत देश से भी ये जुड़ा हुआ है। तो इसे आप क्यों बार बार धर्म वाला एंगल क्यों दे रहे हैं? बार बार किसी मस्जिद की कमेटी में किसी गैर मुसलमान को नहीं रखा जा रहा है सर यहाँ पर। चले मैं एक रिएक्शन में बस एक सेकंड में बात पूरी कर भाई। जैसे कि दानिश आजाद साहब उत्तर प्रदेश सरकार के इकलौते मंत्री हैं, इतनी बड़ी कैबिनेट में एक इकलौते आदमी है, और एक बोर्ड में आप ये डिसाइड करने वाले कौन होते हैं? क्या आपने उलमाओं से मीटिंग की? क्या उन लोगों से मीटिंग की? क्या उन दानिश्वरों से मीटिंग की? क्या आपने राय मशवरा किया कि आप डिक्टेटर हो गए कि हम जो हमारी मर्जी होगी, जो हमारे चाहने वाले होंगे, जो हमारे मानने वाले होंगे, उनको रखना पड़ेगा? ये कौन सी बात होती है? वो तो खुद इकलौते हैं, तो 2 की वो कहां से फिगर लेके चले आए? इतनी बड़ी कैबिनेट में, इतने बड़े सरकार में वो तो खुद इकलौते हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ संत विष्णुदास जी हैं। विष्णुदास जी, कैसे इस फैसले को आप देखते हैं? क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार की जो शिकायतें हैं वो आ रही थी, और यही वजह थी कि पारदर्शिता लाने के लिए एक बार फिर से इसे संशोधित किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से सभी लोगों को जय सिया राम। और यह फैसला बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत में भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं, तो भाई का संदेश देना चाहिए। और ये बात बहुत अच्छा है, ये भाईचारा को एक बड़ा संदेश देता है। मौलाना खालिद रशीदी के जैसे लोग और जो बैठे हुए इनके जैसे लोग केवल समाज में नफरत फैलाते हैं, समाज को तोड़ते हैं। कानून में मैं कहता हूं, अगर हिंदू शामिल हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है आपको? आप इस तरह बोल रहे हैं। भाई दानिश जी जो बोले हैं सही बोले हैं, क्योंकि भारत में भाई ये जो जमीन का मामला है, जमीन में कोई भी देखभाल के लिए चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी उसमें शामिल हो सकता है। जैसे फैक्ट्री होते हैं, सब कुछ होता है,
दुकान होते हैं, तो उसमें तो हिंदू मुस्लिम कोई भी हो तो उससे दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इनके बात का स्वागत नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं भाईचारा का संदेश नहीं दे रहे हैं। ऐसे लोग में रहते हैं, मगर पता नहीं इनकी मानसिकता, इनकी सोच क्या है कि ये तनी तनी बात को लेकर के केवल सवाल उठाना जानते हैं और फिर कहने लगते हैं कि क्या मंदिर में मुस्लिम समाज के लोगों को रखा जाएगा। भाई ये धर्म से आप जोड़ते हैं। भाई हमारा जो मंदिर है तो वो हमारा मंदिर सनातनियों का, हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उसमें मुस्लिम को रखने की क्या जरूरत है। मगर आप गोरखपुर जाइए, गोरखपुर में जहां योगी जी का मंदिर है वहां मुस्लिम व्यक्ति को रखा गया है, वहां देखभाल मुस्लिम व्यक्ति रहा है कर। तो हम लोग तो धर्म से ऊपर हैं, हम लोग धर्म को महत्व नहीं देते सबसे ज्यादा, हम लोग महत्व ये देते हैं इंसान का। तो योगी जी के मंदिर में तो मुस्लिम है, तो उसी तरीके से अगर वक्फ बोर्ड में अगर कोई हिंदू शामिल हो रहा है तो इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे विचार से। देखिए संत विष्णुदास जी, मैं यहाँ पे कहूंगी और आपसे भी कहूंगी हाजी जी की यहाँ पर बात मंदिर और मस्जिद की तो हो ही नहीं रही है ना, धर्म की तो बात ही नहीं हो रही। यहाँ पर तो एक ऐसे बोर्ड की बात हो रही है, सरकार के द्वारा ये जो कदम है उठाए जा रहे हैं। और क्योंकि भ्रष्टाचार की शिकायतें आई थी, मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से ही आई थी, और यहाँ पर ये भी बताते चले कि रेलवे के बाद और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन शिकायतें लगातार आ रही थी और इसीलिए तो जरूरत पड़ी है और इसमें संशोधन किया जा रहा है। तो इसे ना मंदिर से जोड़ा जाए और ना ही मस्जिद से जोड़ा जाए, पारदर्शिता लाने के लिए ये फैसला लाया जा रहा है। शालिनी दुआ जी हमारे साथ जुड़ गई है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में शालिनी जी। शालिनी जी देखिए, ये जो वक्फ बोर्ड के गठन की बात हो रही है, एमपी ऐसा पहला राज्य बना है जहां पर वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम शामिल किए गए। हालांकि वहां पर भी इसको लेकर कई तरह के जो सवाल जवाब है, आरोप है, वो लगाए जा रहे हैं। बावजूद इसके अब देखिए यूपी में भी कुछ ऐसा ही करने की बात उठी है, खुद दानिश आजाद अंसारी ने बयान दिया है। कैसे देखती हैं, 2 मुस्लिम महिलाएं भी इसमें अनिवार्य तौर पर शामिल की जाएंगी? जी देखिए, बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि अगर वक्फ बोर्ड में जैसे कि नॉन मुस्लिम लोग रखे जाएं तो इसमें परेशानी किस बात की है। और यहाँ अगर आप बोलते हो कि गंगा जमुनी तहजीब वाली बात कही जाती है कि गंगा जमुनी तहजीब तो सिर्फ एक ही धर्म के साथ तो नहीं करी जा सकती ना, कि एक ही धर्म चाहे गंगा जमुनी तहजीब का पालन करे और दूसरे धर्म के लोग उसे मतलब कहीं भी दिखे ही ना कि वो वाली तहजीब उसके अंदर है। तो यहाँ मुसलमानों को भी आगे बढ़कर, और मैं दानिश अंसारी जी को बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठाया, अगर इस पे ये फैसला लिया है तो मैं उस फैसले का स्वागत करती हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं या मुस्लिम धर्म के लोग जो हैं वो भी इस बात को मानेंगे कि वक्फ बोर्ड में 1-2 बंदे हिंदू भी होने चाहिए, और महिलाओं का योगदान आज हर फील्ड में है तो वक्फ बोर्ड में क्यों ना हो। आप खुद सोचिए ना, जब हमारे प्रधानमंत्री जी या योगी जी इस बात को मानते हैं कि हर फील्ड में महिलाएं आगे से आगे बढ़ रही हैं। आप देखिए इटली की प्रधानमंत्री हैं और कई देशों के प्रधानमंत्री हैं जो आज महिलाएं हैं। हमारे देश की राष्ट्रपति स्वयं एक महिला है। तो जब हम अपने कहते हैं ना कि महिला सिर्फ महिला नहीं, हमारा समाज उसको देवी के स्वरूप से मानता है, तो यहाँ देवी के स्वरूप को आप एक वक्फ बोर्ड क्या किसी भी पैनल में लेने से क्या दिक्कत, क्या भी देखिए हम 2 महिलाएं बैठी हैं, यहाँ बीच में 2 पुरुष हैं, तो ये इसे कहते हैं जेंडर इक्वालिटी, बराबरी। हमें कोई पुरुषों से ऊपर नहीं जाना, ना हमें पुरुषों से नीचे रहना है, हमको बराबरी का हक मिलना चाहिए, और ये कोई गलत बात भी नहीं है। और ये जो दानिश जी हैं, उन्होंने, मैं कहती हूँ ये जो कदम उठाया है ये बहुत अच्छी बात है। और जो मुस्लिम मेरे भाई हैं या मेरी मुस्लिम बहनें, मुझे लगता है वो इस बात से इत्तेफाक रखेंगी कि भाईचारा तभी होता है कि 1 कदम आप बढ़ाएं तो 1 कदम हम बढ़ाएं। ऐसे नहीं कि हम 4-6 कदम बढ़ाते रहें और आप 4-6 कदम पीछे रहें। तो यहाँ मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि दोनों साइड के लोगों को इस चीज को स्वीकार करना चाहिए। हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, अब जिसको आपत्ति है वो ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों या किसी भी धर्म के लोग हों। चलिए ठीक है, इस पूरे मामले को लेकर मोहसिन रजा हैं, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कुछ बयान दिया है ऑडिट को लेकर। क्या कुछ कहा है, जरा एक बार आपको वो भी सुनवा देते हैं। उत्तर प्रदेश में
जब रजिस्टर्ड हुए वक्फ तो 2 लाख से ऊपर थे, और आज की तारीख में 1,27,000 सुन्नी और शिया में वक्फ की संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं, और संपत्तियां कितनी होंगी, अकूत संपत्तियां हैं, उसके बारे में तो कभी दर्शाया नहीं गया। और सबसे बड़ी चीज है, इनसे आने वाली जो इनकम थी, आमदनी थी, उसके बारे में कोई ऑडिट कहीं किसी के पास नहीं है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करेंगे, क्योंकि हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे भ्रष्टाचार पे काम कर रही है। तो इसलिए हमारी मांग है इस संपत्तियों को लेकर कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं उनका ऑडिट होना चाहिए। वक्फ अधिनियम 47C के तहत वो राज्य सरकार को पूरा राइट है, पूरा अधिकार है कि वो सारी संपत्तियों का ऑडिट करा सकती है। और हाजी हसन जी, देखिए जब 3 तलाक को लेकर चीजें आई थी, नियम आए थे, उस समय भी काफी हल्ला मचा था, लोगों ने इसका बड़ा विरोध किया था और कहा जा रहा था कि हमारे धार्मिक मामलों को लेकर जो है हस्तक्षेप किया जा रहा है। अब एक बार फिर से देखिए, जब वक्फ बोर्ड में महिलाओं को शामिल करने की बात सामने आई है, गैर मुसलमान को शामिल करने की बात आई, एक बार फिर से उसी तरीके से जो हल्ला है वो मचाया जा रहा है। लेकिन 3 तलाक का स्वागत तो खुद मुस्लिम महिलाओं ने ही किया था जमकर। 3 तलाक था कहाँ था? जिस चीज को कहा ही तलाक बिद्दत जाता हो, जो बिदत है, जो ममनू है, जो प्रोबेंडेड था, उस बात था, जो चीज थी नहीं उसका ही निरोरा था। मैं तो कह रहा हूं, मैं 3 नहीं 30 मर्तबा भी तलाक 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 चिल्लाता रहूं, कुछ नहीं होता। चिल्लाता रहूं जिंदगी भर, तलाक तलाक कहता रहूं, कुछ नहीं होने वाला। ये जो बात आपने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है ना, जरा उन औरतों से जाकर पूछिए। अरे भाई, उन औरतों से जरा जाकर पूछिए जिनके साथ ये तमाम चीजें हुई है ना, उनसे भी जाकर बात करिए ना। आप यहाँ पर बैठकर स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिन औरतों के साथ ये चीजें हुई है, जरा उनसे भी जाकर पूछिए कि 3 तलाक था भी या नहीं था। भाई मैं तो नहीं जानता कि इस्लाम में 3 सर, आप नहीं जानते तो ऐसा थोड़ी है कि चीजें हो नहीं रही हैं। अरे तो भाई होने को तो बहुत कुछ हो रहा है। मैंने कहा ना कि ये जो बोर्ड में, एक छोटे से बोर्ड में ये चाहते हैं कि 2 हो, और इतनी बड़ी सरकार में ये अकेले हैं। इतनी बड़ी सरकार, इतने बड़े प्रदेश में ये अकेले हैं। और सवाल ये है कि 2 ही आदमी मिले आपको, एक मोहसिन रजा साहब, एक ये, दोनों ही भाजपा के सदस्य हैं, दोनों ही सरकार से बेनिफिशियरी हैं। क्या इतनी बड़ी कम्युनिटी में तीसरा कोई व्यक्ति नहीं है? या कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है? बिल्कुल संशोधन होना चाहिए। ये बताइए। अब आप कह दीजिए वो भी बीजेपी के ही हैं। कौन? हमने तो शुरुआत में ही आपको मौलाना साहब का बयान भी सुनवाया ना, किस तरीके से उन्होंने ही खुद बताया कि वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार कैसे हो रहा था। बिल्कुल, त्यागी जी के ऊपर दुनिया के केस रजिस्टर्ड हुए, आज 5 साल हो गए, वो त्यागी हो गए, कुछ हुआ? कहां हुआ उनके साथ कुछ? क्योंकि सरकार का संरक्षण प्राप्त है। उन्हीं ने, जिन्हीं ने औकाफ को मिटा दिया, उनके साथ क्या हुआ? कितने केस हुए? मैं 20 औकाफ यहीं पे अभी गिनवा सकता हूं आपको। वक्फ अब्बास बाग, करबला अब्बास बाग, वहां पीछे बिल्डर अवैध निर्माण करता रह रहा है, केस चल रहा है। हाजी हसन जी, देखिए अभी हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं? ऐसे तो बहुत तमाम सवाल ये है कि वक्फ की संपत्तियों को कौन लूट रहा है? जब उनके ऊपर कोई एक्शन होएगा ही नहीं, भूमाफियाओं पे एक्शन होगा नहीं, वो औकाफ पे कब्जा करते रहेंगे और आप कमेटियां बनाते रहिए, कुछ भी संशोधन करते रहिए। ये बताइए, इसका मतलब सर हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे? कुछ ना करें, कुछ ना करें सर, एक्शन ले तो रहे, उससे भी तो ऐतराज है, उससे भी तो ऐतराज है। एक्शन लेना नहीं होता, माफ कीजिएगा। सर एमपी में तो बना दिया गया ना सर, वहां भी तो विरोध हो रहा है। सर एमपी में तो बना दिया गया ना, पहला प्रदेश जहां पर 2 गैर मुस्लिम शामिल किए गए वक्फ बोर्ड में, वहां पर बना दिया गया। पूरे देश में इसे लागू करने की बात कही जा रही है। मुझसे एमपी की कर रही हूं, मैं यूपी में लखनऊ में जो शासन प्रशासन की नाक के नीचे अब्बास बाग, करबला, ठाकुरगंज में आज भी भूमाफिया चौड़े से मकान बेच रहे, अब्बास बाग, करबला औकाफ को छीन के, वहां पे पैमाइश हुई। पैमाइश में पता चला कि मारुति के शोरूम से लेके मैरिज हॉल तक सब कुछ अब्बास बाग, करबला वक्फ का है, और आज भी कुछ नहीं है, कोई एक्शन नहीं हुआ। खाली होगा आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, और उसके बाद फिर वो वैसी अपनी तरह से व्यवस्थाएं चल रही। तो कहां है सरकार? कहां है जिम्मेदारान? कहां है दानिश आजाद अंसारी? कहां सो रहे थे और कहां सो रहे हैं? आज हुसैनाबाद ट्रस्ट जो है उसमें हमारे ACM 2 साहब जो है वो देखते हैं कारभार उसका। आज धड़ल्ले से हुसैनाबाद छोटे इमाम बाड़े के फुटपाथ बिक गए, वहां पे नल्ली नहारी और गोश्त की दुकानें लगी हुई है। कहां है प्रशासन?
कहाँ है शासन? जो धार्मिक स्थल था वहां पे कबाब और नहारी की मंडी बना दिया गया, उसको कहां सो रहा है प्रशासन? सैकड़ों बार नगर निगम को कंप्लेंट की गई, हुसैनाबाद बोर्ड को कंप्लेंट की गई, हाजी हसन, लेकिन आज मेरी तक बात कुछ नहीं सुने ना होता आप, मेरी बात आप सुने ना। मैं कह रहा हूं जब लखनऊ में, लखनऊ शहर में, राजधानी में नाक के नीचे ये सब हो रहा है, तो आप संशोधन कहां है? दानिश अंसारी साहब क्यों नहीं है? अल्पसंख्यक कल्याण देखते हैं ना, क्यों नहीं आके देख रहे हैं? क्यों नहीं जमीन पे उतरे हुए हैं अपने एयर कंडीशन ऑफिस में? अरे सर सुने ना, आप दो अलग अलग बातों को ना जोड़े ना साथ में। यहाँ पर बात क्या हो रही है? बात तो आप दो अलग अलग बातों को जोड़ रहे हैं ना। ये बात सुने सर सुने ना, इस बात से ये एतराज क्यों हो जाएगा कि जो दो गैर मुस्लिम लोग हैं वो बोर्ड में शामिल ना हो? इस बात का मतलब इससे कैसे जुड़ जाता है? जरा मुझे बताएं ना। दो अलग अलग बातों को ना जोड़े ना आपस में सर, मैं यही तो कह रही हूं। मैं सीधे सवाल आपसे कर रही हूं कि आखिर अगर दो गैर मुस्लिम शामिल हो जाते हैं उस बोर्ड में, जिसको लेकर तमाम शिकायतें, तमाम भ्रष्टाचार की जो बातें हैं वो हो रही हैं, पारदर्शिता की बात लगातार की जा रही सरकार की तरफ से, उसको लेकर दिक्कत क्यों है? मैं तो सिर्फ आपसे ये सवाल कर रही हूँ। पारदर्शिता तो दिखती भी चाहिए जब लखनऊ में, शहर के अंदर, राजधानी में नहीं चीजें सही हो पा रही हैं, तो प्रदेश भर में क्या सही होंगी? इसीलिए तो सर संशोधन किया जा रहा है, सवाल का पुनर्गठन किया जा रहा है। सवाल ये है कि औकाफ के बारे में जो लोग बोल रहे हैं वो जानते कितना है? वक्फ होता क्या है? वक्फ में संपत्ति कैसे आती है? कहां से आई इतनी संपत्ति? क्या सरकार ने दी है? किसने दी है? कहां से आई संपत्तियां औकाफ में? पायल के सुरों का इल्म नहीं है, झनकार की बातें कर रहे हैं आप। कह रही धार्मिक, बिल्कुल 100% धार्मिक मसला है औकाफ। नहीं सर, धार्मिक मामला नहीं है, धार्मिक मामला नहीं है सर। धार्मिक के लिए शालिनी जी हाथ उठा रही है संपत्ति। शालिनी जी हाथ उठा रही है, शालिनी जी बोले। हमारे बड़े हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि इस देश का कानून किस हिसाब से चलेगा? आप ये बताइए पहले, संविधान के हिसाब से चलेगा या मुस्लिम लॉ बोर्ड के हिसाब से चलेगा? आप मुझे ये बता दीजिए। उसी संविधान के तहत ही वक्फ बोर्ड का गठन हुआ है। आप मुझे बताइए ना, संविधान तो कहता है हाजी साहब कि संपत्ति जो वक्फ बोर्ड की है उसको ऑडिट करने का अधिकार सरकार को है। बिल्कुल कीजिए। किसने मना किया? किसने रोका? किसने रोका? हटके बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं, किसने रोका ऑडिट करने से? बिल्कुल ऑडिट कीजिए, भूमाफियाओं पे लगाम लगाइए, हुसैनाबाद ट्रस्ट को और लखनऊ में जो संपत्तियां उन्हीं को आजाद करवा दीजिए। पहले सुन लेना हाजी हसन जी, बात सुने भी, आप तब से बोल रहे थे, सब सुन रहे थे आपको, बात भी सुन ले। बोले शाली जी। तो आप अब बोलते हैं कि महिलाओं के उसमें लेने के लिए, हाजी साहब बताइए, महिलाएं आएंगी तो कहाँ महिलाएं पीछे हैं पुरुषों से? आप उनकी क्रेडिबिलिटी या उनके अंदर क्या क्षमता है उस पे आपको कोई संदेह है? आप ट्रिपल तलाक की बात मैंने सुनी, जब दीप्ति जी ने ट्रिपल तलाक पे आपको बोला तो आपने उनको ये कहा ट्रिपल तलाक ऐसे कह देने से तलाक 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 थोड़ा ना हो जाता है, लेकिन हुआ है। उन बहनों से पूछिए जिन बहनों को फोन पे मैसेज कर दिया गया तलाक तलाक तलाक, और उन बिचारियों का तलाक। बहन, मैं यही कह रहा हूँ कि देश संविधान से चलेगा आखिर, लेकिन देश संविधान से चलेगा, कहने से नहीं चलेगा। हाजी हसन जी, लेकिन कहने से ही तो चल रहा था ना, तभी तो फैसले लेने पड़े। बिल्कुल नहीं सर, कहने से ही तो चल रहा था। लाखों औरतों की जिंदगी खराब हो गई। आप सुने ना सर, अरे सर क्या बात करते हैं आप, क्या बात करते हैं? गलत बयान सर सुने ना, कहने से ही तो सब चल रहा था, इसीलिए तो कानून बनाने पड़े, इसीलिए तो कानून बनाने पड़े ना सर। महिलाओं के होने से मुझे लगता है हाजी साहब को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए वो उनसे पूछ लीजिए, महिलाएं कौन कह रहा है कि वो बोर्ड है? भाई मुतवल्ली आज की डेट में मैं 20 महिलाएं गिनवा सकता हूँ, जाइए अपनी टीम को लेके और वो कर लीजिए। अगर मुतवल्ली वक्फ बोर्ड का हिस्सा नहीं है तो कौन है? ये तो फर्जी बातें जोड़ी जा रही हैं। आज भी लखनऊ में ही, इसी लखनऊ में जिस अब्बास बाग करबला का मैंने जिक्र किया, इससे पहले मुतवल्ली महिला थी। अरे सर हाजी हसन जी सुने ना, उस भागीदारी को बढ़ाने की ही तो बात हो रही है ना, उस भागीदारी को बढ़ाने की ही तो बात हो रही है। अनिवार्य तौर पर महिलाओं को शामिल करने की बात हो रही है, बात तो यही हो रही है ना। अगर आप वही बात कर रहे हैं तो फिर आपको तो खुशी होनी चाहिए, आपको तो खुशी होनी चाहिए। साथ बता रहा हूँ, अब्बास बाग करबला की मुतवल्ली, नाम मुझे उनका नहीं याद आ रहा है, इससे पहले वर्किंग वुमेन थी वो, और वो वहां पे मुतवल्ली थी, तो वक्फ बोर्ड में कहा नहीं है विष्णु। ये दूसरा जैसे हमारे यहाँ ये संत विष्णुदास जी महाराज बैठे हैं, मैं उनको नमस्कार कहूंगी, और मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हाजी साहब मुस्लिम नॉन मुस्लिम
लोगों को बीच में रखा जा रहा है वक्फ बोर्ड में, क्या परेशानी है? आप इस बात को गंगा जमुनी तहजीब को मानते हैं ना, आप मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम सबको मिलके रहना। एक बात बताइए, क्या मुसलमानों में, क्या मुस्लिम में अकाल पड़ गया? नहीं, अकाल पड़ गया क्योंकि आप नहीं, क्या कोई अगर उस क्राइटेरिया में जो क्राइटेरिया बनाया है उसमें जो फिट होता है उसको रखिए। लेकिन आप बताइए ना, क्या एक इतनी बड़ी उत्तर प्रदेश सरकार में एक दानिश आजाद अंसारी है, सिर्फ एक, और एक बोर्ड में आप 2 लोग अनिवार्य रूप से डाल रहे हैं। कितने लोगों को आपके यहाँ टिकट मिला? कितनी महिलाओं को, कितनी मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी है आपकी पार्टी में? नहीं, बिल्कुल। आप किस तरीके की दलीलें दे रहे हैं सर? अरे आप क्या दलील दे रहे हैं? एक बोर्ड पर बात हो रही है वक्फ बोर्ड की, आप पॉलिटिकल पार्टी की बात करने लगे। पार्टी है उसमें मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी कितनी है? बताइए ना। कोई ये सर आप सुने, मेरी बात ध्यान से सुने ना, ये पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही, मैं बार बार कह रही हूँ ना, ये धर्म की बात हो रही है। इसे आप क्यों इन चीजों के साथ जोड़ रहे हैं? मुद्दे पे बने रहे ना। जिस वक्फ बोर्ड की बात हो रही है सर, वक्फ बोर्ड की बात हो रही है, तो आप पॉलिटिक्स और धर्म को क्यों जोड़ रहे हैं इसके साथ में? बिल्कुल नहीं जोड़ रहा हूँ। आप बिल्कुल जोड़ रहे हैं सर। आप लगातार यही कह रहे हैं कि कितनी पॉलिटिकल पार्टी में कितने मुस्लिम नेता है, कितनी महिलाओं को टिकट दिया गया है। आप किसी पार्टी की बात यहाँ ना करें, ये कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं हो रही है। आप मेरी अभिव्यक्ति की आजादी पे, आप हमारी जबान पे अपने शब्द नहीं डाल सकते। सर सुने, मेरी बात सुने, हमारी जबान सुने, वो दानिश आजाद अंसारी साहब ही निकाल सकते हैं। मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा कि मुद्दे पे बने रहिए। अपनी बात है कि आप बार बार उसे पॉलिटिकल क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल आप क्यों उसे जोड़ रहे हैं दो अलग अलग बातों को? पूछ रहा हूँ कि मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी क्या इस देश में नहीं होनी चाहिए? सिर्फ वक्फ बोर्ड ही बिल्कुल हो रही है सर। महिला आरक्षण बिल इसीलिए लाया गया है जो लागू नहीं होने दिया गया अभी तक। बिल्कुल हो रही है सर। राजनीतिक भागीदारी की भी तो बात हो रही है ना। बताइए ना, कोई 2 नाम बता दिए। कौन से 2 नाम? कौन से 2 नाम? कोई 2 नाम जिनकी उत्तर प्रदेश सरकार में भागीदारी। जरा संत विष्णुदास जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोले संत विष्णुदास जी। देखिए, मेरा यही कहना है कि हम हिंदू मानस साधु संत के हम लोग स्वागत कर रहे हैं ये फैसले का, मगर जब सरकार अच्छे कदम उठाती है तो ऐसे लोग में नफरत फैलाने का काम करते हैं। भाई इनको तो स्वयं स्वागत चाहिए, ये तो बहुत अच्छी चीज है। अगर गैर महिलाएं और पुरुष शामिल हो जाएंगी तो इनको दिक्कत है क्या? इनको क्या दिक्कत है? और ऐसे लोग ही बार बार फैलाने का काम करते हैं। बताइए, हमारे मौलाना भी समर्थन कर रहे हैं, हमारे मुस्लिम समाज के लोग समर्थन करते हैं। भाई इनको क्या दिक्कत है? इनको क्या परेशानी है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। चलिए जल्दी एक रिएक्शन दे दें। नेहा शालिनी जी और हाजी हसन जी, एक रिएक्शन आप दोनों का आखिरी। नेहा जी। मैं तो जी दीप्ति जी, मैं तो यही चाहूंगी कि अगर वक्फ बोर्ड में महिलाओं की हिस्सेदारी रखी जा रही है तो कोई बुरी बात नहीं है। ये नहीं कहना चाहिए कि बाकी किन किन जगहों पे महिलाएं हैं। महिलाएं सभी जगहों पे, अब यहाँ पे भी आनी बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये कि गैर मुस्लिम अगर वक्फ बोर्ड में आते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब हमारे राष्ट्रपति मुस्लिम बन सकते हैं, अब्दुल कलाम आजाद, तो कोई वक्फ बोर्ड में महिला नॉन मुस्लिम या कोई पुरुष भी नॉन मुस्लिम आ जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब संविधान हमें ये अधिकार देता है, आपको भी देता है जितना, उतना ही मुझे भी देता है। चले जल्दी से हाजी हसन जी, आप जो भी बोलना चाहें बोलें। हाँ। क्या बोलूं मैं? वक्फ बोर्ड में महिलाओं की बराबर की भागीदारी है। जो ये मिथक फैलाया जा रहा है सरासर गलत है। और वक्फ की संपत्तियों के तहफ्फुज के लिए सरकार अच्छे कदम उठाए, वक्फ को सेव करे, ये सरकार की जिम्मेदारी है। इसीलिए सरकार है कि तमाम वर्ग विशेष और तमाम जितने भी धर्मों के वो औकाफ हैं, ट्रस्ट हैं या बोर्ड है, उनका तहफ्फुज करें। चले हाजी हसन जी, नेहा शालिनी दुआ जी और संत विष्णुदास जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वक्फ बोर्ड को लेकर आपको बताते चले कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही होने का संकेत मिला है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया गया, जाहिर तौर पर ये तमाम जो व्यवस्था बनाई जा रही है ये बेहतर ढंग से बोर्ड काम करे और पारदर्शिता साथ साथ हो, इसको ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। इसका विरोध भी नहीं होना चाहिए और जाहिर तौर पर इसे किसी भी धर्म या राजनीति से जोड़ना भी गलत होगा। चर्चा में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।